हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। जिस प्रकार आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं और 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। और वीडियो के अंत में आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देने हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। उससे पहले जान लेते हैं कि आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कितने क्वेश्चन आते हैं तो टोटल आपके इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क के होते हैं, मींस कितने नंबर के होते हैं तो टोटल 100 नंबर के होते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी। जो इंस्टाग्राम है आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। 2010 में, 2012, 2015 या 2018। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई तो इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में हुई। कब हुई शुरुआत तो सन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्पल का पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च हुआ। जो एप्पल का पहला स्मार्टफोन है आखिर ये कब लॉन्च हुआ तो एप्पल का पहला स्मार्टफोन सन 2007 ईस्वी में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ तो सन 2007 ईस्वी में। साथ ही साथ आप कमेंट करते जाइए जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, जब तक आप आंसर को कमेंट कर दीजिए जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। जो कंप्यूटर शब्द है आखिर इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। चार्ल्स बेबेज ने, जे.एच. स्मिथ ने, विलेज पास्कल या हरमन हॉलरेथ ने। तो कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईए कंप्यूटर कब बनाया गया। जो एनईए कंप्यूटर है आखिर इसको कब बनाया गया था तो एनईए कंप्यूटर को 1946 में बनाया गया था। एनईए कंप्यूटर को 1946 में बनाया गया था। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जावा का मुख्य उद्देश्य क्या। जो जावा है, जावा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो जावा का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रन करने योग्य प्रोग्राम बनाना। ये जावा का मुख्य उद्देश्य होता है। जावा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रन कराने योग्य प्रोग्राम बनाना। ये जावा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था आखिर उसका क्या नाम था तो पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम था Z3। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का क्या नाम था तो पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम था Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वर्ष हुआ। जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 1971 में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 1971 में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया। मींस कंप्यूटर किस पीढ़ी में किया गया तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में किया गया, चौथी पीढ़ी में किया गया। कंप्यूटर में टोटल कितनी पीढ़ियां हुई हैं तो टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन सा था तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था एबीसी, एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था तो ये था एबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, आखिर वो मुख्य रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर स्पेशली मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। किस लैंग्वेज का? साथ ही में मिस मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। पहली पीढ़ी कंप्यूटर के जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ आप कमेंट करते आइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? जो आईबीएम है, आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? डेनिस रिची और केन थॉम्पसन, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या जॉन वॉन न्यूमैन? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेनिस रिची और केन थॉम्पसन के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब शुरू हुई? जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है, आखिर ये कब शुरू हुई? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 में शुरू हुई। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब शुरू हुई? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सन 1956 में स्टार्ट हुई। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किस तकनीक का? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, आखिर उसका क्या नाम था? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। यदि आपसे पूछता कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। और विश्व का पूछे तो क्रेवन। क्रेवन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो क्रेवन का आविष्कार सैमोर क्रे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल या पास्कल? तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम था फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम था फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? जो यूनिवैक होता है, यूनिवैक कंप्यूटर है, इसका पूरा नाम क्या है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? जो सिलिकॉन वैली है, आखिर ये कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, आखिर इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको शॉर्ट में आईसी चिप कहते हैं। आईसी चिप किस धातु की बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है आईसी चिप? आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, इंटरनेट की खोज किसने की? जो इंटरनेट है, आखिर इंटरनेट की खोज किसने की? तो इंटरनेट की खोज विंड सर्फ और रॉबर्ट कानन द्वारा किया गया। जो इंटरनेट की खोज है ये किसके द्वारा की गई? तो इंटरनेट की खोज रॉबर्ट कॉन और विंड कर्फ के द्वारा इंटरनेट की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है था? जो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था जिसको भारत द्वारा ही बनाया गया है, वो कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर TIFRAC था। कौन सा था? TIFRAC। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था TIFRAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? जो कंप्यूटर का माउस है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा किया गया। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया? जो ईमेल है, आखिर ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो सन 1971 में। ईमेल का आविष्कार सन 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GUI। जो GUI होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मींस ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि आपके लिए उस वैसे क्वेश्चन आया हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके CCC पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? Ctrl+N, Shift+F11, Ctrl+Shift+N या Alt+N। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये होती है Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मैक्स फंक्शन का प्रयोग अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग करेंगे, और कुल योग प्राप्त करने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करेंगे, और औसत निकालने के लिए एवरेज AVERAGE एवरेज का प्रयोग करेंगे। तो वह पूछा गया था, जो मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन से क्या होता है? तो अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं, योग निकालने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं, औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं, और गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, PRODUCT। यदि आप गुणा करना चाहते हैं किसी भी संख्या का, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तब आप प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज का चयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज का चयन करना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए Shift+Click का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है इसका? Shift+Click से क्या होता है? इससे जो होता है, जैसे यहाँ पर काफी सारी सेल हैं, जैसे यहाँ पर ये सेल है, आप चाहते हैं यहाँ से लेकर सारी सेल से क्लिक हो जाए, तो आप क्या करना है? सबसे पहले आप इस सेल पे जाएंगे, आप शिफ्ट बटन प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इस सेल पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी सेल क्या हो जाएंगी? सिलेक्ट हो जाएंगी। तो पूछा गया था एक रेंज का चयन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज का चयन करने के लिए Shift+Click का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉन्ट कौन सा होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, उसका डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन सेंस। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो लिबरेशन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल मेन्यू होते हैं 11। कुल कितने मेन्यू होते हैं? तो कुल मेन्यू होते हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने का टूल कौन सा प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन से टूल का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ को बनाने के लिए चार्ट टूल का प्रयोग करना होगा। कौन से
टूल का प्रयोग करना होगा। तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए चार्ट टूल का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसका एक्सटेंशन नेम कह सकते हैं। जो आपको पढ़ाया गया होगा कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यही पूछा गया। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट या एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यदि आपसे राइटर का पूछेगा तो राइटर का होता है .odt और कैल्क का होता है .ods। राइटर का odt, कैल्क का ods और इम्प्रेस का .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिशन इफेक्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप स्लाइड मेन्यू पे जाएंगे और उसके बाद आप ट्रांजिशन को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एस्केप बटन। जैसे आपकी स्लाइड रन हो रही है और आप इनको बंद करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। स्लाइड रन कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो स्लाइड को रन कराने की शॉर्टकट की होती है F5। F5 से आप रन कराएंगे और यदि रन जो हो रही है उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एस्केप बटन की मदद से आप उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आप उसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड है, आप इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आपको या तो फ्रेमवर्क का प्रयोग करना होगा, या तो आप फ्रेमवर्क की मदद से लिख सकते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स की मदद से लिख सकते हैं, या आप शेप्स की मदद से लिख सकते हैं, या आप इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोला और आप चाहे डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। तो पूछा गया है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आपके लिए तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो ऑटो सेव विकल्प है आखिर ये किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑटो सेव विकल्प है ये होता है टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस में अंडू करना चाहते हैं, अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अंडू करने की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से अंडू होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, डबल टिक लगाई, जैसे ही मैं Ctrl+Z प्रयोग करूंगा तो क्या होगा? वर्तमान स्थिति से एक स्टेप पीछे ले जाए। जैसे कि एक बार गया, फिर से मैंने Ctrl+Z किया तो ये वापस चला गया। मींस एक स्टेप पीछे जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+Z का, जिसको बोला जाता है अंडू। Ctrl+Y से क्या होता है? तो Ctrl+Y से होता है रीडो। रीडो मतलब क्या होता है? जैसे मैंने इसको Ctrl+Z किया और इसको वापसी लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसको वापसी लाने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करेंगे। Ctrl+U से क्या होता है? तो Ctrl+U से होता है अंडरलाइन। आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसके नीचे आप Ctrl+U की मदद से अंडरलाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएंगे। जैसे आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे उसके बाद टेम्पलेट पे आएंगे और उसके बाद उसको रीसेट कर देंगे। टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने का विकल्प कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस में आप स्पेलिंग और ग्रामर को जांचना चाहते हैं
तो ये विकल्प आपके लिए कहाँ होता है? तो ये विकल्प टूल्स मेन्यू में होता है। कहाँ पर होता है? टूल्स मेन्यू में स्पेलिंग और ग्रामर का विकल्प जांचने का विकल्प होता है। शॉर्टकट की होती है F7। आप F7 की मदद से भी ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस में उसको पीडीएफ के रूप में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप की मदद से लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन दोबारा। यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स चालू हुए, क्योंकि आपके एग्जाम में 40 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आने हैं और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाना है। तो आंसर होगा इसका सही। जो ई गवर्नेंस का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक ऑनलाइन पहुंचाने का माध्यम ई गवर्नेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ई लर्निंग में केवल वीडियो लेक्चर ही शामिल होते हैं? जो ई लर्निंग होती है, क्या इसमें वीडियो लेक्चर व शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। जो इंटरनेट है ये एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। साइबर सुरक्षा का मतलब केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है? तो आंसर होगा इसका गलत। साइबर सुरक्षा का मतलब केवल एंटीवायरस का प्रयोग करना नहीं होता है। आप उसमें जैसे साइबर सुरक्षा करने के लिए आप अपने पासवर्ड को अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपको पासवर्ड हैक ही ना हो, तो इसमें आपकी साइबर सुरक्षा अच्छी रह सकती है। आप और भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर का इतिहास 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। जो कंप्यूटर का इतिहास है क्या ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी जैसे आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो ये काम आप सब लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो आंसर होगा सही। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट में क्या क्या होते हैं? खड़े हुए होते हैं, ये कॉलम होते हैं, लेटी हुई लाइन होती है, इनको रो बोला जाता है। इनसे मिलकर क्या बनती है? इनसे मिलकर एक स्प्रेडशीट बनती है। क्या कहते हैं? कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? तो रो और कॉलम के मिलने से बनती है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसका प्रयोग प्रस्तुति को बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ई गवर्नेंस में G2G का मतलब क्या? जो ई गवर्नेंस है इसमें G2G का मतलब क्या होता है? तो G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग केवल उच्च शिक्षा के लिए प्रयुक्त है। जो ई लर्निंग है केवल उच्च शिक्षा के लिए प्रयुक्त है। तो आंसर होगा फॉल्स। जैसे आप यूट्यूब में ई लर्निंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। यदि आप छोटे क्लास करा रहे हैं, जैसे आप ABCD पढ़ना चाहते हैं, तो आप ई लर्निंग के माध्यम से ABCD पढ़ सकते हैं। और आप इसमें जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है IAS, इसका भी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप सिर्फ से उच्च शिक्षा ही प्राप्त करें, आप नीचे की शिक्षा भी छोटे बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट पर सभी जानकारी विश्वसनीय होती हैं। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कुछ पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपके पेपर में कुल कितने क्वेश्चन आने हैं। तो आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के रहेंगे? टोटल 100 नंबर के रहेंगे। मीन्स एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ऐसे आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम में। समय कितना मिलेगा? समय मिलेगा आपको 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट। 90 मिनट
मतलब आपको 1.5 घंटा पर्याप्त समय मिलने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। मिस कहने का मतलब जैसे आपका पहला क्वेश्चन में खुला, उसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। आप मिनिमम 30 सेकंड आपको देने पड़ेंगे और अधिकतम आप कितना भी समय ले सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन खुला, 30 सेकंड मिलेगा, आप उसको सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको वहां पर 30 सेकंड का समय मिलेगा और आप अधिकतम समय ले सकते हैं। तो आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और फिर भी यदि आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और उसमें आप मैसेज कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज जरूर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक दे रखी हैं। एक मैराथन की लिंक है जिसमें मैंने 500 क्वेश्चन कराए हैं, आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, साइबर अपराधों में फिशिंग एक सामान्य तकनीक है। जो साइबर अपराध होते हैं उसमें फिशिंग एक सामान्य तकनीक है, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जनक कहा जाता है, आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे ऑफिस राइटर में .docx फाइल है, नहीं खोली जा सकती, तो आंसर होगा फॉल्स। .docx किसका फॉर्मेट होता है, तो ये होता है एमएस वर्ड का। किसका होता है, एमएस वर्ड का। .docx एक्सटेंशन नेम होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाना संभव नहीं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, क्या आप इसमें चार्ट नहीं बना सकते, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितनी रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एनिमेशन जोड़ा जा सकता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एनिमेशन को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता बढ़ाना है। जो ई गवर्नेंस है, इसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता बढ़ाना है, तो आंसर होगा ट्रू। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, तो टोटल रो होती हैं 10,48,576। कितनी रो होती हैं, तो रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ई लर्निंग में छात्र और शिक्षक का भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। ई लर्निंग के माध्यम से, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे सामने क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप ई लर्निंग के माध्यम से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कितनी भी रात में, दिन में, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप तभी देख सकते हैं। आपको भौतिक जरूरत नहीं कि आपको मेरी कोचिंग तक आना पड़े और आप मुझसे पढ़ना पड़े। आप घर बैठे भी आप इसके ई लर्निंग के माध्यम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपको भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इंटरनेट का प्रयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा फॉल्स। इंटरनेट का प्रयोग कुछ भी चीज सर्च करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करें। तो इंटरनेट का प्रयोग सभी चीज के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, साइबर सुरक्षा में पासवर्ड प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें पासवर्ड प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है, तो आंसर होगा ट्रू। क्योंकि आप अपने आईडी को अच्छे से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी आईडी हैक ना हो, तो आपको एक मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC, तो आंसर होगा ट्रू। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसका नाम था ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज सुविधा उपलब्ध होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें मेल मर्ज सुविधा उपलब्ध होती है, तो आंसर होगा ट्रू। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जैसे आप एक मेल को, जैसे आपने एक लेटर बनाया लिब्रे ऑफिस राइटर में, आप इसको लगभग 100 लोगों के पास भेजना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, आप मेल मर्ज की सहायता से आप इन सभी लोगों को एक बार में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल नहीं बनाई जा सकती, तो आंसर होगा फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन नहीं जोड़े जा सकते, तो आंसर होगा फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन को जोड़ सकते हैं। मीन्स कहने का जैसे ये पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तो एक स्लाइड के बाद जैसे दूसरी स्लाइड आएगी उसमें कुछ इफेक्ट होगा, वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक नहीं होती, तो आंसर होगा फॉल्स। ई गवर्नेंस में, क्योंकि ई गवर्नेंस किसके लिए होता है, ये नागरिकों के लिए होता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि आपका काम ऑनलाइन हो सके। तो ई गवर्नेंस में नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, नहीं आवश्यक होती है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग में 100 अध्ययन संभव है। जो ई लर्निंग है इसमें 100 अध्ययन संभव है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया है, और यदि आपका ही मन नहीं है पढ़ने का तो आप नहीं पढ़ सकते, तो इसी को बोलते हैं 100 अध्ययन। जो ई लर्निंग है 100 अध्ययन संभव है, आप इसमें स्वयं से अध्ययन कर सकते हैं, कभी भी अध्ययन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, इंटरनेट पर डेटा इनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। इंटरनेट पर डेटा इनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का प्रयोग नहीं किया जाता। जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें फायरवॉल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा ट्रू। माउस का आविष्कार, कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पाइवोट टेबल नहीं बनाई जा सकती, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्रो रिकॉर्डिंग संभव। जो मैक्रो रिकॉर्डिंग होती है इससे क्या होता है, आप एक न्यू शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में माइक्रो रिकॉर्डिंग संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू उपलब्ध नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। जो ई गवर्नेंस है इसमें डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में इंटरेक्टिव क्विज भी शामिल हो सकते हैं। जो ई लर्निंग है इसमें इंटरेक्टिव क्विज भी शामिल हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सभी वेबसाइट सुरक्षित होती है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। इंटरनेट पर जो सभी वेबसाइट होती है ये सुरक्षित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं। जो साइबर अपराध होते हैं इसकी रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं होती है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक की सुविधा उपलब्ध है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, सॉरी लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें स्पेलिंग को चेक करने की सुविधा होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग और फिल्टर संभव है, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग और फिल्टर ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड संपादन संभव नहीं है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें मास्टर स्लाइड संपादन संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल करना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण करना है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, ई लर्निंग का क्या अर्थ है। जो ई लर्निंग है, आखिर ई लर्निंग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, कक्षा में पढ़ाई करना, पुस्तकों से पढ़ाई करना, या शिक्षक से सीधे संवाद करना। तो ई लर्निंग होता है, ई लर्निंग का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, ई लर्निंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट पर डेटा की सुरक्षा करना। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट पर डेटा की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस की पहल कौन सी। जो भारत में ई गवर्नेंस की पहल कौन सी है, तो भारत में ई गवर्नेंस की पहल माई गॉव, स्वयं, उमंग, ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये स्वयं किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये स्वयं किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसे फिशिंग कहा जाता है? जो फिशिंग होता है, आखिर ये फिशिंग किसे कहा जाता है? तो फिशिंग ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करना फिशिंग कहलाता है। जो ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी होती है उसको फिशिंग कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित माना जाता है? जो पासवर्ड सबसे सुरक्षित कौन सा माना जाएगा? आप 1 से लेकर 6 तक नंबर डाल देंगे या पासवर्ड लिख देंगे या ABCD लिख देंगे, जिनमें से कोई से पासवर्ड ये मजबूत नहीं है, सिर्फ ये वाला पासवर्ड मजबूत है, क्योंकि आपके पासवर्ड में एक से 2 कैपिटल लेटर होने चाहिए और 2 से 3 स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए जैसे उसमें @ है, और नंबर भी कुछ होने चाहिए। जो ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जिससे आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। तो पासवर्ड में क्या होना चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, अपर केस लेटर होने चाहिए, लोअर केस लेटर होने चाहिए और एक 8 स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में साइबर अपराधों की जांच के लिए कौन सी एजेंसी प्रमुख है? जो भारत में साइबर अपराध होते हैं उसमें कौन सी एजेंसी है जो प्रमुख होती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा CBI। भारत में साइबर अपराधों की जांच के लिए कौन सी एजेंसी प्रमुख है? CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसे मेलवेयर कहा जाता है? जो मेलवेयर है, मेलवेयर किसे कहा जाता है? तो हानिकारक सॉफ्टवेयर को मेलवेयर कहा जाता है। जो हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर को मेलवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं? जो ई गवर्नेंस है, आखिर ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं? तो ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IITS और IISc द्वारा विकसित किया गया है? जो कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IITS और IIS द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NPTEL। NPTEL ये IITS और IIS द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, सरकारी कार्यों को पारदर्शिता बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस के ये सभी मुख्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की कौन सी योजना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देती है? जो भारत सरकार की कौन सी योजना है जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देती है? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया। जो डिजिटल इंडिया है ये भारत सरकार को डिजिटल इंडिया के लिए बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस में G2C का मतलब क्या है? जो G2C है, ई गवर्नेंस में G2C का मतलब क्या होता है? तो G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाला कौन सा सामान्य तरीका? जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसमें कौन सा नॉर्मल तरीका है? हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, ये सभी। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाला सामान्य तरीका ये सभी हैं। आपसे हैकिंग की जा सकती है, स्पैमिंग की जा सकती है या स्पैमिंग। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी? साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी है? सोशल इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग। पूछा गया है साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी है? तो ये होती है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ई लर्निंग का लाभ क्या है? जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग का लाभ क्या है? किसी भी समय कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा का अनुभव, शिक्षा लागत में कमी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसएल। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो एसएसएल है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसएसएल का प्रयोग डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। एसएसएल का प्रयोग डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टूल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए उपयोग होता है? कौन सा टूल है जो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए उपयोगी होता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल? तो पूछा गया है कि कौन सा डेटाबेस होता है जो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए होता है? ये होता है एमएस एक्सेस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, साइबर सुरक्षा में डबल डीओएस का क्या अर्थ? जो साइबर सुरक्षा है इसमें डबल डीओएस का क्या अर्थ होता है? तो साइबर सुरक्षा में डबल डीओएस का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये आपके मॉक टेस्ट क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, एप्पल का पहला स्मार्टफोन कब आया था? क्वेश्चन दूसरा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इतिहास 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।